स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हमें भारत की शासन व्यवस्था पर बात करनी है ना, कि भारत का शासन तंत्र कैसा है। ठीक, अगर हम शासन व्यवस्था या शासन तंत्र की बात करते हैं तो मुख्यतः दो शासन तंत्र आते हैं, जिनमें से एक शासन तंत्र का नाम होता है लोकतंत्र और दूसरे शासन तंत्र को अपन नाम देते हैं राजतंत्र। क्लियर? एक को नाम देते हैं लोकतंत्र और एक को नाम देते हैं राजतंत्र। ठीक, राजतंत्र नाम से ही क्लियर होता है कि जहाँ पर राजा का शासन होता है, ठीक है, वो शासन तंत्र कैसा होता है? राजतंत्र। यहाँ पर लोक का मतलब है पब्लिक, ये सभी है ना, और सभी का मतलब है जनता, यानी जहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है वो शासन तंत्र क्या कहलाता है? लोकतंत्र। क्लियर? ये दूसरे शब्दों में समझें तो यहाँ पर राज्य, और राज्य का मतलब है देश, है ना। तो जब राज्य की शक्तियाँ, ठीक है, शक्तियां का मतलब है यहाँ पर शासन करने वाले विषय, यानी राज्य में जिन विषयों पर शासन होता है उन्हें अपन नाम देते हैं राज्य की शक्तियां। तो जब राज्य की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाएं, सिंगल वन पर्सन, ये दूसरे शब्दों में बोलूं कि जब राज्य की शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाता है तो शासन व्यवस्था कौन सी हो जाती है? राजतंत्र, है ना। और जब राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, बहुत सारे लोगों को दे दिया जाए, है ना, तो शासन व्यवस्था कौन सी हो जाती है? लोकतंत्र। तो सीधा सा अर्थ है कि राजतंत्र का मतलब है जहां पर राजा का शासन हो और राज्य की समस्त शक्तियां उस राजा के पास में हो, तो ऐसा शासन तंत्र क्या कहलाता है? राजतंत्र। क्लियर? लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर राज्य की शक्तियां, ये शासन के विषय केंद्रीकृत ना होकर क्या कर दिए जाएं? वे केंद्रीकृत, या एक व्यक्ति को ना मिलकर सभी को बांट दिए जाएं, तो शासन व्यवस्था क्या हो जाती है? लोकतंत्र। क्लियर? अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, है ना, तो जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है ना, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है, अर्थात भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए देश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे देश की शासन व्यवस्था को या शासन व्यवस्था को चलाने वाले व्यक्तियों को जो चुनने का काम करती है वो हमारे देश की जनता करती है ना। और यही कारण है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। क्लियर? भारत जब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाएगा तो निश्चित है यहाँ राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा, है ना। और जब राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो हमने राज्य की शक्तियों को मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया। ठीक, एक भाग को हमने नाम दिया कार्यपालिका, ध्यान दीजिएगा, एक भाग को नाम दिया हमने कार्यपालिका, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक शामिल किया। ठीक, दूसरे भाग को हमने नाम दिया विधायिका, है ना, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक शामिल किया। क्लियर? और तीसरे भाग को हमने नाम दिया न्यायपालिका। ठीक है, और न्यायपालिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक शामिल किया गया। क्लियर हुआ? ठीक, देखना फिर से समझा रहा हूं। शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब है कि जब राज्य की शक्तियां एक व्यक्ति यानी राजा के हाथ में हों, या राज्य की शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाता है, तो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो जाती है। क्लियर? लोकतंत्र की बात करें तो जब राज्य की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर, है ना, कई सारे लोगों को दे दी जाती हैं, या राज्य की शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, तो शासन व्यवस्था कौन सी हो जाती है? लोकतंत्रात्मक। क्लियर? भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, और यही कारण है कि हमारे देश में, ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य होता है शक्तियों का विभाजन या बंटवारा करना। क्लियर? तो भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। बंटवारा किनमें किया गया? कार्यपालिका में 52 से 78, विधायिका में 79 से 122 और न्यायपालिका में 124 से 151। क्लियर? जो देश में कानून बनाने की शक्ति होगी, ध्यान दीजिएगा, कानून निर्माण करने की शक्ति होगी, तो कानून निर्माण करने की शक्ति हमने किसे दे दी? विधायिका को। क्लियर? उस कानून को लागू करने की शक्ति हमने किसे देगी? कार्यपालिका को। कार्य करने वाला अंग है, ये लोग कार्य करते हैं। ठीक, विधायिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून का उल्लंघन करने पर,
है ना, जो दंड देने की शक्ति दी वो हमने किसे दे दी, न्यायपालिका को। ये शक्तियां भी समझा दी मैंने, है ना, कि अगर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो 3 में किया गया है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। विधायिका का मुख्य काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना और शासन करना। न्यायपालिका का काम है इसके द्वारा बनाए गए और इसके द्वारा लागू किए गए कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, ये तीनों टॉपिक अपन को पढ़ना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, एक एक को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम टॉपिक लेंगे बोलेंगे कार्यपालिका का। क्लियर, समझिएगा। कार्यपालिका, ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5 में, है ना, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक, लेकिन डायरेक्ट अनुच्छेद पढ़ने से पहले यहाँ पर हमें एक थीम समझनी है, और वो थीम क्या है कि जो भारत का, देखना, 2 तरह की शासन तंत्र और होते हैं, है ना, एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है राष्ट्रपतीय या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। क्लियर। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया है, भारतीय संविधान ने अपनाया हुआ है संसदीय शासन प्रणाली को। क्लियर। क्योंकि भारतीय संविधान को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान संघ एवं राज्य, यानी जितने भी राज्य हैं, है ना, भारतीय संविधान ने संघ एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था की है ना। भारतीय संविधान जहां अनुच्छेद 74, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान जहां अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के द्वारा संघ में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, वहीं भारतीय संविधान अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। क्लियर। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो है ही, लेकिन लोकतंत्र में भी शासन के 2 रूप हो सकते थे, संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो हमारे देश ने राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया है, बल्कि हमारे देश ने कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय शासन व्यवस्था को। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, शासन व्यवस्था के मुख्यतः 2 रूप हो गए, राजतंत्र और लोकतंत्र। फिर लोकतंत्र में हम आए तो लोकतंत्र में भी 2 रूप हैं, संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो भारतीय संविधान ने भारत संघ के लिए, यानी भारत के लिए और भारत के समस्त राज्यों के लिए संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 74 और 75 के द्वारा जहां वो संघ में संसदीय सरकार की स्थापना करता है, वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 और 164 भारत के प्रत्येक राज्य में संसदीय सरकार की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक, संसदीय सरकार में और राष्ट्रपति सरकार में अंतर क्या होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, संसदीय सरकार में जो शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो पूरी स्वतंत्र है, अलग हो गई, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। अगर संसदीय शासन व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो भी काम करेगी उत्तरदायी होगी विधायिका के प्रति, यानी कार्यपालिका अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका में उसे उत्तर देना होगा। और हम देखते हैं संसद की कार्यवाही में कि संसद में जब कार्यवाही प्रारंभ होती है तो वहां पर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और मंत्रियों को उत्तर देने होते हैं। ठीक, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अंतर है दोनों में। ठीक, तो भारतीय संविधान ने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है ना। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, जबकि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्लियर। अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि भारत का संविधान संघ एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की स्थापना करता है ना। तो अपन देखें कि संघ में संसदीय सरकार में कौन कौन होगा और राज्यों में संसदीय सरकार में कौन कौन होगा, कार्यपालिका में। ठीक, तो संघ में कार्यपालिका में पहला होगा राष्ट्रपति, ध्यान देना। ठीक, दूसरा होगा उपराष्ट्रपति। ठीक, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है कार्यपालिका के अंदर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। ठीक है, चौथे कौन होंगे, मंत्री परिषद के सदस्य। ठीक है, और 5वां कौन होगा, महान्यायवादी।
ठीक। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने जब संघ और राज्य दोनों में संसदीय सरकार की स्थापना की, तो अपन ये देखना है कि कार्यपालिका में है कौन कौन है ना। तो संघ की कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और महान्यायवादी है। ठीक। अगर राज्य की कार्यपालिका में देखें तो राज्य की कार्यपालिका में कौन है? राज्यपाल है, क्योंकि राज्यों में उपराज्यपाल तो होते नहीं है, ये रहेगा नहीं। ठीक। दूसरे मुख्यमंत्री, ये राज्य की कार्यपालिका में है। तीसरे मंत्रिपरिषद के सदस्य, है ना। और चौथे कौन रहेंगे? महान्यायवादी। ठीक है, एक कार्यपालिका के अंग, सॉरी महान्यायवादी नहीं होगा, यहां पर महाधिवक्ता होगा, सॉरी महाधिवक्ता। ठीक, ये यहां पर रहेंगे। तो अब अपन समझते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। ठीक। भारतीय संविधान ने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, है ना। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? संघ की कार्यपालिका में रहेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका में रहेगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और महाधिवक्ता। ठीक। अब अपन क्या करते हैं, अपन पहले संघ की पढ़ते हैं फिर राज्य की पढ़ते हैं, है ना। तो संघ की कार्यपालिका को पढ़ना है अपन को। ठीक। कार्यपालिका समझ में आ गई, यानी काम करने वाला अंग। ठीक। अगर हम भारत में कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका की परिभाषा तो क्लियर है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना और शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। ठीक। अगर हम अपने देश में कार्यपालिका को देखें तो हमारे देश में कार्यपालिका के दो रूप पाए जाते हैं। एक को हम नाम देते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका और एक को नाम देते हैं वास्तविक कार्यपालिका। क्लियर। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है राष्ट्रपति, है ना। और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री। क्लियर। ठीक, समझिए। नाम से क्लियर है, नाम मात्र यानी जिनका सिर्फ नाम चलता है, करते कुछ नहीं है ना। और इनका नाम नहीं चलता, करते सब कुछ हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य तो करता है, क्योंकि नाम इसी का चलना है, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं करता। भारत सरकार द्वारा किया गया कोई भी समझौता, संधि, नियम, अधिनियम किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री। इसलिए राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं। और प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री शासन करता है लेकिन राज्य नहीं करता, क्योंकि इसका नाम नहीं होता है। नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो हमारे देश में कार्यपालिका के दो रूप हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, है ना। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है कि सारी शक्तियां नाम मात्र की कार्यपालिका के पास हैं, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका इन शक्तियों का उपयोग नहीं करती है। शक्तियों का उपयोग कौन करेगी? वास्तविक कार्यपालिका, है ना। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, कहा जाएगा कि राज्य करता है, शासन नहीं। और वास्तविक कार्यपालिका में प्रमुख प्रधानमंत्री है, इसके लिए कहा जाएगा शासन करता है, राज्य नहीं। ठीक। तो यहां पर हमारे देश में मुख्य क्या हो गई? वास्तविक कार्यपालिका, ना कि नाम मात्र की। ठीक। तो वास्तविक कार्यपालिका को अगर हम देखें तो वास्तविक कार्यपालिका के भी दो रूप हैं हमारे देश में। ठीक। एक को नाम देते हैं अस्थायी कार्यपालिका, है ना, या इसी को दूसरा नाम देते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक। और दूसरी को नाम देते हैं स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका। क्लियर। अस्थायी नाम से क्लियर है, जो स्थायी नहीं है, हमेशा बदल जाते हैं। और कितने दिन में बदल जाते हैं? 5 साल में। यानी जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कौन सी कार्यपालिका होगी? अस्थायी या राजनीतिक, है ना। जो प्रशासनिक परीक्षा को पास करके IAS IPS ऑफिसर होते हैं, वो भी कार्यपालिका है। वो कौन सी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका और या प्रशासनिक कार्यपालिका, क्योंकि ये 5 साल में या 2 साल में नहीं बदलना नहीं है ना। तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका का हमारे देश में कौन सा रूप काम करता है? वास्तविक कार्यपालिका का, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रियों का 2 प्रकार की रहेगी। अस्थायी, इसमें इसमें प्रधानमंत्री और सभी के सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य आ जाएंगे। दूसरी रहती स्थायी, इसमें आपके मंत्रालय में कार्य करने वाले सचिव और उनके अधीनस्थ काम करने वाले सारे का सारा प्रशासनिक अधिकारी वर्ग शामिल हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब हमारी कार्यपालिका का हमने निर्माण किया तो कार्यपालिका के टॉप पर कौन है? राष्ट्रपति, है ना। तो यहां से हम उठाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। क्लियर। राष्ट्रपति। क्लियर। कि कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। देखिएगा राष्ट्रपति साहब को। ठीक। अभी अपन ने कहा कि
हमने शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया है ना। पहला किया है कार्यपालिका में, दूसरा विधायिका में और तीसरा न्यायपालिका में। कार्यपालिका को हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ से रखा है, 52 से 78 तक, है ना। तो 52 से 78 तक में हमें 5 लोगों को पढ़ना है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को और महान्यायवादी को, है ना। पहला क्या है, राष्ट्रपति, यहाँ से उठाते हैं, ठीक, क्योंकि भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है ना। इसलिए संविधान में जब कार्यपालिका की शुरुआत करेंगे हम, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से। क्लियर। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, समझिए अब, ठीक। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्लियर है, ठीक। अब हम कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल, दूसरा पॉइंट। तीसरा, हमारा राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, क्योंकि इससे बड़ा कोई पद नहीं है, तो राष्ट्र का अध्यक्ष है ना। तीसरा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है, बिल्कुल, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है, इसमें 3-4 चीजें आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, देश का प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होगा। क्लियर है, कॉमन सी चीज है कि एक व्यक्ति होगा जो हमारे देश का राष्ट्रपति बनेगा। जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा, जब तक राष्ट्रपति नहीं था तब तक वो एक आम नागरिक था, हम और आप जैसा था, है ना। लेकिन जिस दिन वो राष्ट्रपति बन गया उस दिन वो देश का प्रथम नागरिक हो गया, ठीक। क्योंकि राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठा है, इसलिए राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा, है ना। देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या हो जाएगा, परिचायक हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 53 को अगर देखें, है ना, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके 2 रूप हैं, नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसके 2 रूप हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। हमने राष्ट्रपति महोदय को कहाँ रखा है, नाम मात्र में, यानी देंगे सब कुछ और देंगे कुछ नहीं, ये होते हैं नाम मात्र के, है ना। और उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, अनुच्छेद 53 से, क्योंकि देखना अनुच्छेद 53 में कहा जाएगा कि भारत सरकार की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ध्यान देना, भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियां होंगी, है ना, वो सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाएंगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत सरकार की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ये भारत संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन नाम मात्र का है। तो अभी तो अच्छा लग रहा कि वाह यार सारी शक्तियां ऐसे मिल गई, ठीक है, लेकिन आगे जब इसे बढ़ाएंगे इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 53 कहेगा कि भारत संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, परंतु, है ना, राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करेगा। कुछ नहीं मिला बेचारे को, पहले तो सब कुछ दे दिया, अब सब कुछ छीन लिया, बोले हैं तुम्हारे पास लेकिन तुम उपयोग नहीं करोगे, है ना, बल्कि वह इनका स्वयं उपयोग नहीं करेगा, बल्कि इनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी कोई कलेक्टर और एसपी नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो हैं आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी वास्तविक कार्यपालिका। क्लियर, तो यहां से समझना, अनुच्छेद 53 ने कहा कि भारत संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी जाती हैं, है ना, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्लियर हुए दोनों अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 सीधा सा अर्थ है, भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, है ना, देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या होगा, परिचायक होगा, ठीक। अनुच्छेद 53 कहेगा कि भारत संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करेगा, बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी सारी शक्तियां रहते हुए भी एक भी शक्ति का उपयोग ना कर पाना। क्लियर हुआ, सारी शक्तियां रहते हुए भी एक भी शक्ति का उपयोग ना कर पाना, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है। क्लियर। अनुच्छेद 54 देखिएगा, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, कई देशों में जैसे देखना, जैसे जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो अमेरिका के लिए जब शब्द यूज करते हैं तो अपन यूज करते हैं लोकतंत्र, ठीक।
इंग्लैंड के लिए जब शब्द यूज करते हैं तो शब्द यूज होता है लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, है ना। और भारत के लिए जब शब्द यूज करते हैं तो अपन करते हैं लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। क्लियर, ठीक। क्योंकि कार्यपालिका इंग्लैंड में भी दो प्रकार की है और भारत में भी दो प्रकार की है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, दोनों देशों में। इसलिए लोकतंत्र और राजतंत्र इंग्लैंड के लिए है और लोकतंत्र और गणतंत्र भारत के लिए है। क्लियर, ठीक। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वहां का राजा या वहां की महारानी, जिसका चुनाव नहीं होता है, इसलिए शब्द यूज होता है लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। और वास्तविक कार्यपालिका का चुनाव होता है, इसलिए वहां शब्द यूज होता है लोकतंत्र, ठीक। भारत में अगर देखें तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का चुनाव होता है और वास्तविक कार्यपालिका का चुनाव होता है ना। हमारा राष्ट्रपति भी चुना जाता है और हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हम लोकसभा सदस्य के रूप में चुनते हैं, है ना। तो शब्द यूज करते हैं लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ठीक। गणतंत्र का मतलब है कि जब किसी देश का सर्वोच्च पद या किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा चुना जाए तो वह देश क्या होता है, गणतंत्र, ठीक। हमारा देश गणतंत्र है क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम राष्ट्रपति को हम और आप वोट नहीं करते हैं, क्योंकि चुनाव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, हम और आप जाकर वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव में, है ना, जनता वोट नहीं करती है बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो हम तो कई सारे लोगों को चुनते हैं, ग्रामीण स्तर पर हम पंचायत के सदस्यों को भी चुनते हैं, प्रधान जी को। शहरी स्तर में हम नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। हम विधानसभा के सदस्यों को भी चुनते हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषद के सदस्य भी चुने जाते हैं। हम राज्यसभा सदस्यों को भी इनडायरेक्ट रूप से वोट करते हैं, हम लोकसभा सदस्यों को भी वोट करते हैं। तो यहाँ अपन ने कहा कि राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, तो क्या सारे करेंगे? नहीं, सारे तो नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग करेंगे। तो अनुच्छेद 54 में उन्हीं लोगों का वर्णन किया गया है जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अर्थात सरल शब्दों में बोलूं तो अनुच्छेद 54 में मतदाता सूची या वोटर लिस्ट का वर्णन है कि राष्ट्रपति के चुनाव अगर होगा या जब भी होगा तो कौन कौन सदस्य राष्ट्रपति को वोट करेगा, इसका उल्लेख आपको कहां मिलेगा, अनुच्छेद 54 में। अर्थात अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या मतदाता सूची का उल्लेख करता है ना। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन सी संस्थाओं के सदस्य जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और कौन से नहीं लेंगे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट करेगा वो देखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि यहां पर जनता वोट नहीं करती है बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो पहले जनता किन्हें चुनेगी और वो लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो देखना, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा यहां पर दो प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निर्वाचित का मतलब जो जनता द्वारा चुन के आए हैं और मनोनीत का मतलब जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा जिनका मनोनयन हुआ है ना। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, है ना। लेकिन लोकसभा के मनोनीत सदस्य, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, है ना, राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, मतदाता सूची है, उस सूची में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का नाम होगा लेकिन लोकसभा के मनोनीत सदस्यों का नाम नहीं होगा, ठीक। राज्यसभा के, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, है ना। लेकिन राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे लेकिन लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए। क्लियर? तीसरा, समस्त राज्य, है ना, और राज्य कितने हैं इस समय? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सभी राज्यों में विधानसभाएं नहीं है, है ना, विधानसभाएं लगभग 30 राज्यों में होंगी इस समय, ठीक। तो समस्त राज्य, जितने भी राज्य हैं आपके, है ना, समस्त राज्यों की
विधानसभाओं के, ठीक है। यहाँ भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, है ना। तो यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य, है ना, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आया समझ में, है ना। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन समस्त राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए यहां से, यहां क्लियर हो गया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका विधानमंडल दो सदनीय है ना, वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे उत्तर प्रदेश, वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर। तो क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे? बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। विधान परिषद के सदस्य किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, है ना। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब फिर से समझिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं, वोट करेंगे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति को वोट करेंगे। लेकिन लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं करेंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं करेंगे, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं करेंगे, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर। मैंने अभी कहा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर, ठीक है। तो 28 राज्यों में तो विधानसभाएं है ही, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, दिल्ली और पांडिचेरी, है ना। तो संविधान में 70वें नंबर का संशोधन किया गया 1992 में, है ना। और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें विधानसभा है, इन विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में क्या करेंगे? वोटिंग में भाग लेंगे, है ना। तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रपति का अपन बात करते हैं अनुच्छेद 55 पे अब, है ना। अनुच्छेद 54 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति को वोट डालने वाले व्यक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति को वोट कौन करता है, ठीक। अनुच्छेद 55 में हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, चुनाव किस विधि से होता है ना। मैंने अभी आपसे कहा था कि चुनाव 2 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीका बड़ा सीधा सा होता है ना। जनता जाती है या आम पब्लिक जाती है, जो वोट करने वाले सदस्य होते हैं वो जाकर वोट करते हैं, है ना। जब वोटों की काउंटिंग होती है तो 1 2 3 4 करके ऐसे वोट गिन लिए जाते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है ना। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके में ये व्यवस्था नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से, है ना। और भारतीय संविधान इस बात का विशेष ख्याल रखा है भारतीय संविधान ने कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हर राज्य का जो प्रतिनिधित्व हो वो लगभग एक समान हो, चाहे वो संघ हो या चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो स्वतंत्र राज्य हो, है ना। संविधान निर्माताओं ने इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाए, है ना। और समान प्रतिनिधित्व स्थापित तभी हो सकता था जब भारत राष्ट्रपति के को वोट करने वाले व्यक्तियों के वोटों को 1 2 3 करके ना गिना जाए। क्यों? क्योंकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जहां विधानसभा नहीं है, तो वहां का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। क्लियर। तो अगर उनके वोटों को 1 2 3 करके गिना जाता तो शायद सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान ना होता, है ना। तो प्रतिनिधित्व समान रखने के लिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव की विधि में वोट वैल्यू या मत मूल्य निकालने की व्यवस्था की। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पर, है ना। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का वर्णन किया गया है ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी नियम और कानून अगर कोई संस्था बनाती है तो वो संस्था बनाती है भारत की संसद, और राष्ट्रपति के जो चुनाव करवाता है वो करवाता है निर्वाचन आयोग। और अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा होगा सुप्रीम कोर्ट में।
क्लियर। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य वोट करते हैं उन सदस्यों के वोटों का 1 2 3 करके ना गिन के उन सदस्यों के वोटों का निकाला जाता है वोट वैल्यू या मत मूल्य, है ना। और राष्ट्रपति को 2 लोग वोट करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और संसद के सदस्य। तो जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक होंगे उनका वोट वैल्यू अलग होगा, है ना, और जो सांसद सदस्य होंगे उनका वोट वैल्यू या मत मूल्य अलग होगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं विधायक का और फिर देख लेते हैं सांसद सदस्य का, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(1) में, ध्यान देना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(1) में विधायक के मत मूल्य निकालने के फॉर्मूले का वर्णन किया गया है ना। और 55(1) में कहा गया है कि अगर आप एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, वो विधायक किस राज्य का है ये कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी राज्य का हो सकता है ना। आप जब एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे तो एक विधायक का मत मूल्य बराबर होता है, मत मूल्य बराबर होगा राज्य की कुल जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, है ना, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल निर्वाचित विधायक, ठीक, राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधायक, ठीक। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, आप समझिए, ठीक। 55(1) में कहा गया, 55(1) में कहा गया कि विधायक के 55(1) में विधायक के मत मूल्य की बात की गई है ना। अब वो विधायक किस राज्य का है कोई महत्व नहीं रखता, क्यों? क्योंकि जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालेंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या रख देंगे, उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य रख देंगे और मल्टीप्लाई 1/1000 से कर देंगे, है ना। और जब ये फॉर्मूला हम सॉल्व कर लेंगे तो उस राज्य की एक विधायक का मत मूल्य मिल जाएगा, है ना। और उस राज्य में जितने भी विधायक होंगे सभी राज्यों का मत मूल्य वैसे के वैसा हो जाएगा। जैसे हम मध्य प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं, है ना, तो एमपी का एक विधायक ऊपर मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे मध्य प्रदेश की कुल निर्वाचित विधायक 1/1000 से जब हम सॉल्व कर देंगे तो मध्य प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य मिल जाएगा। और जो मत मूल्य एक विधायक का होगा वही मत मूल्य मध्य प्रदेश की विधानसभा के 230 सदस्यों का होगा, क्लियर, है ना। तो मध्य प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य अलग होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, है ना, तो उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य अलग होगा, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अलग है हमसे, उसके निर्वाचित विधायक हमसे अलग हैं। हम राजस्थान की बात करें तो उसके विधायक का मत मूल्य अलग होगा, क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या अलग है, उसके निर्वाचित, किसी भी राज्य की हम बात करें, भारत के हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा, लेकिन जो मत मूल्य एक राज्य के एक विधायक का होगा वही मत मूल्य उस राज्य के समस्त विधायकों का होगा। ये याद रखना, भारत के हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा, लेकिन किसी राज्य के एक विधायक का जो मत मूल्य होगा वही मत मूल्य भारत के समस्त उस राज्य के समस्त विधायकों का होगा, क्लियर। अगर हम सांसद सदस्य के मत मूल्य की बात करें, है ना, तो अनुच्छेद 55(2) में, ठीक, सांसद सदस्यों के मत मूल्य का उल्लेख किया गया है। और ध्यान देना, सांसद सदस्यों में से हम एक सांसद सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अलग अलग नहीं निकलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा वालों का अलग निकले और राज्यसभा वालों का अलग निकले, सेम निकलेगा, है ना। तो जब हम एक सांसद सदस्य का मत मूल्य निकाल लेंगे तो वही मत मूल्य हर सांसद सदस्य का होगा, जितने भी सांसद सदस्य होंगे, क्लियर। तो सांसद सदस्यों का जब हम मत मूल्य निकालते हैं तो एक सांसद सदस्य का मत मूल्य, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक सांसद सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है भारत के समस्त राज्य, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, समस्त राज्यों की विधानसभाओं, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों यानी विधायकों सदस्यों के मत मूल्य का कुल योग, ठीक, मत मूल्य का कुल योग। अब समझ में आया है ना। यानी भारत के जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं, यानी 30 राज्यों में, और हर राज्य के विधायक का अलग अलग मत मूल्य है ना, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों के मूल्य का कुल योग, है ना, बटे कुल निर्वाचित सांसद सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, है ना, कुल निर्वाचित सांसद, क्लियर हुआ, ठीक। तो जब हम सांसद सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे तो सांसद सदस्य का मत मूल्य निकलता है समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य का कुल योग बटे कुल निर्वाचित सांसद सदस्य। तो यहाँ पर सभी विधायकों के
है ना, जितने 4-5 हजार विधायक हैं सभी विधायकों का मतमूल्य का योग रख दिया जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पर किससे, कुल निर्वाचित सांसद सदस्यों से। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सांसद सदस्य का मतमूल्य। और जो एक सांसद सदस्य का मतमूल्य होगा यही मतमूल्य हर सांसद सदस्य का होगा। क्लियर? तो समझ में आया। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती 1, 2, 3 ना करके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों का मतमूल्य निकाला जाता है ना। और राष्ट्रपति को 2 संस्थाओं के सदस्य चुनाव करते हैं, विधानसभा के और सांसद के, है ना। तो विधानसभा के सदस्यों का जो मतमूल्य निकलता है वो 1 का निकाल लेंगे, वैसे ही सभी का होगा। एक विधायक का मतमूल्य बराबर होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या जिस राज्य का विधायक है बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक जहां का वो विधायक है, मल्टीप्लाई 1/1000। इससे मिलेगा एक विधायक का। और इसी तरह हम भारत के सभी राज्यों के सभी विधायकों का मतमूल्य क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर? फिर अनुच्छेद 55(2) में अगर सांसद सदस्य की बात करें, है ना, तो एक सांसद सदस्य का मतमूल्य बराबर होता है भारत के समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतमूल्य का महायोग, है ना, बटे कुल निर्वाचित सांसद सदस्य। और इससे हमें सांसद सदस्यों का मतमूल्य क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ मतमूल्य की बात। अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस विधि से होता है ना, उस विधि में वोट कैसे डाले जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो चुनाव विधि का वर्णन है वो वर्णन है अनुच्छेद 55(3) में। ठीक है, और अनुच्छेद 55(3) में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो पहली शर्त यही है कि वो अप्रत्यक्ष विधि से होगा, यानी जनता डायरेक्ट वोट नहीं करेगी बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करेंगे, तो अप्रत्यक्ष विधि से होगा। दूसरी शर्त है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अनुपातिक, ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। क्लियर हुआ? ठीक। 55(3) कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष विधि से, है ना। विधि का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक, इसी विधि को हम दूसरा नाम देते हैं और दूसरा नाम इसे क्या देते हैं, एंड्रे सिस्टम। ठीक है, इसे एक नाम और देते हैं और वो नाम क्या है, वरीयता अनुक्रम। ठीक है, ये इसके नाम है। पहला चीज अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होगा, दूसरी चीज विधि कौन सी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। क्लियर हुआ? ठीक, जिसे हम नाम देते हैं एंड्रे सिस्टम या वरीयता अनुक्रम, है ना। और इस विधि का जो जन्मदाता है, जनक है, वो जन्मदाता हम मानते हैं ब्रिटिश विद्वान हैमर को। क्लियर? अब समझना ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता के आधार पर वोट दिए जाते हैं, वरीयता के आधार पर, है ना। और जब वरीयता के आधार पर वोट दिए जाते हैं तो वोटिंग सिस्टम कैसा होगा, कैसे वोट डाले जाएंगे, वरीयता के आधार पर, क्योंकि विधि तो वरीयता है ना। तो वरीयता के आधार पर जब वोट डाले जाते हैं तो कैसे डाले जाते हैं, मान लीजिए 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C और D। ये 4 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति का क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, अब अमित नामक व्यक्ति वोट डालने गया। ध्यान रखना, चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है ना, और वरीयता के आधार पर वोट डालना है। ठीक है, अमित नामक व्यक्ति वोट डालने गया है। क्लियर? अमित जब वोट डालने गया है, अगर एक प्रत्यक्ष चुनाव होता, है ना, तो अमित क्या करता, 4 में से किसी एक को वोट करता और वापस आ जाता। लेकिन ये अप्रत्यक्ष है और वरीयता के आधार पर है, तो अमित यहाँ पर किसी 4 में से किसी एक को नहीं करेगा, सभी को करेगा। कैसे करेगा? अमित की अगर पहली पसंद V है तो उसने V को कौन सी वरीयता दे दी, फर्स्ट, है ना। उसकी दूसरी पसंद D है, उसने D को दूसरी पसंद पे रख दिया, है ना। उसकी तीसरी पसंद A है तो उसने यहाँ A कर दिया, है ना। और उसकी लास्ट पसंद C है तो उसे चौथी वरीयता दे दी। ठीक, अब रोहित नामक व्यक्ति वोट करने गया, है ना। इसकी पहली पसंद A है, ठीक है, इसकी तीसरी पसंद V है, इसकी दूसरी पसंद C है और इसकी चौथी पसंद D है। क्लियर? पंकज नामक व्यक्ति वोट करने गया, इसकी पसंद अलग होगी, है ना। इसने A को दी थर्ड वरीयता, है ना, B को दी फर्स्ट वरीयता, ठीक है, C को दी फोर्थ वरीयता और D को दी थर्ड वरीयता। ऐसे जितने भी कैंडिडेट जाएंगे
जितने, चाहे वो लोकसभा के सांसद के सदस्य हों, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, जितने जितने भी कैंडिडेट जाएंगे, सभी कैंडिडेट राष्ट्रपति को वरीयता के आधार पर क्या करेंगे, वोट करेंगे। क्लियर? वोटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो अब होगी मतगणना, वोटों की गिनती, है ना। और वोटों की गिनती कैसे होती है वो समझिएगा आप लोग, ठीक। जब वोटों की गिनती की जाएगी, है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट वरीयता को गिना जाता है ना, कि ए को फर्स्ट वरीयता कितनी मिली है, बी को फर्स्ट वरीयता कितनी मिली है, सी को फर्स्ट वरीयता कितनी मिली है, और डी को फर्स्ट वरीयता कितनी मिली है। क्लियर? समझिएगा, ठीक। फर्स्ट वरीयता की काउंटिंग की जाएगी, और जब फर्स्ट वरीयता की गिनती की जा रही होगी, है ना, अगर फर्स्ट वरीयता की गिनती के समय डाले गए कुल मतों का, जितने वोट डाले गए हैं, है ना, डाले गए कुल मतों का अगर किसी कैंडिडेट को, ध्यान देना, एक शब्द समझ लीजिए, न्यूनतम चुनाव कोटा, ये शब्द समझिए, है ना। न्यूनतम चुनाव कोटा बराबर होता है डाले गए कुल मत, डाले गए कुल मत बटा 2 + 1, यानी डाले गए मत, जैसे 100 वोट डाले गए, 100 को 2 से भाग दोगे, 50 बचा, +1 51, यानी आधे से अधिक, एक अधिक, ठीक है। ये न्यूनतम चुनाव कोटा है। जितने वोट डाले जाएंगे, अगर उससे आधे से एक अधिक वोट मिल जाएंगे तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा। अब आइए पहले पॉइंट पे, ठीक। जब फर्स्ट वरीयता की काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी, अगर किसी उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का, फर्स्ट वरीयता के समय डाले गए कुल मतों का अगर 50% से अधिक ये न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाएगा। फिर से समझिए, है ना। वोटों की गिनती जब की जाएगी तो वरीयता के आधार पर वोट दे दिए गए, है ना। सबसे पहले गिनती की जाएगी फर्स्ट वरीयता वालों की, है ना। फर्स्ट वरीयता की गिनती करते समय अगर किसी उम्मीदवार ने न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त कर लिया है, और न्यूनतम चुनाव कोटा क्या है, डाले गए कुल मतों का आधे से अधिक, अगर किसी उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिया है तो वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश, है ना, फर्स्ट वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% या आधे से अधिक प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या होगा, है ना, तो होगी दूसरे चरण की मतगणना, है ना। यानी दूसरे चरण की मतगणना का मतलब है सेकंड वरीयता की, सेकंड वरीयता की गणना होगी, है ना। सेकंड वरीयता की जब हम गणना करेंगे, गणना कंप्लीट हो जाएगी, है ना, और सेकंड वरीयता के समय इन 4 में से जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले होंगे, जो सबसे लास्ट में होगा, है ना, उस उम्मीदवार को मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और उसके जितने वोट होंगे उन सारे वोटों को ऊपर के कैंडिडेट में समान रूप से क्या कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा, समान विभाजन कर दिया जाएगा, है ना। फिर देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट ने डाले गए मतों का आधे से अधिक या न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त कर लिया है। अगर इसमें किसी कैंडिडेट ने न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त कर लिया तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाएगा, और अगर यहां भी नहीं हुआ तो तीसरी, चौथी, ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि डाले गए कुल मतों का आधे से अधिक कोई उम्मीदवार प्राप्त ना कर ले। ये है वरीयता सिस्टम। क्लियर हुआ? ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए, है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अन्य चीजें भी होती हैं। जैसे पहले हम देखें, है ना, तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है ना, या लड़ना है, तो उसे इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी है उसे कुछ यहाँ पर 2-3 शब्द आएंगे। एक आएगा प्रस्तावक, है ना, एक आएगा समर्थक, है ना, और एक शब्द आएगा जमानत राशि। प्रस्तावक, समर्थक और जमानत राशि। क्लियर? जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा चुनाव का, है ना, तो उसे प्रस्तावक समर्थकों की जरूरत होगी, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसका नाम कम से कम 50 प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और कम से कम 50 समर्थकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। और ये 50 वही होंगे जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में, यानी राष्ट्रपति के वोटर लिस्ट में से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसका नाम 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। क्लियर? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति रिजर्व बैंक के पास 15,000 रुपए जमा करवाएगा,
है ना। अगर जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, अगर उस व्यक्ति को डाले गए कुल वोटों का 1/6वां भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। क्लियर हुआ, ठीक। जमानत राशि उसकी यहां पर जब्त हो जाएगी, ठीक। एक चीज और ध्यान देना, समझने योग्य बात है ना, कि अगर उसे राष्ट्रपति को ये देखें अपन कि जैसे अपन ने कहा कि राष्ट्रपति को 2 संस्थाओं के सदस्य वोट करते हैं, सांसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ठीक। मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव घोषित हो चुका है, घोषणा हो गई है कि इस समय राष्ट्रपति का चुनाव होना है ना। और राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई तो क्या राष्ट्रपति चुनाव रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसकी वोटर लिस्ट तो अधूरी हो गई, है ना। तो ये समझने योग्य बात है। इसके लिए भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई है ना। संसद द्वारा भारतीय संविधान में 11वें नंबर का संशोधन किया गया 1961 में, है ना। और 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा संविधान में व्यवस्था को जोड़ा गया है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा के समय राष्ट्रपति की वोटर लिस्ट अधूरी है या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है, किसी राज्य के 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो राष्ट्रपति चुनाव किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव उसी तिथि और समय पर होगा, यानी वोटर लिस्ट के अधूरी होने पर राष्ट्रपति चुनाव पर उसका कोई फर्क नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद हो जाएगा तो अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है कि विवाद का निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चुनाव में, जो चुनाव जीत चुका है राष्ट्रपति का, उसमें विवाद हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया अनुच्छेद 71 के तहत, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय बाद जांच करके निष्कर्ष दे दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव गलत हुआ है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव को अगर शून्य घोषित कर देता है, तो जो व्यक्ति चुनाव जीता था वो जितने दिन पद पर रहेगा, चाहे 1 दिन रहे, चाहे 6 महीने रहे, चाहे 2 महीने रहे, जितने दिन पद पर रहेगा, पद पर रहते हुए उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो कार्य समाप्त या शून्य घोषित नहीं किए जाएंगे। क्लियर है। तो चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, विवाद सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, और चुनाव संबंधी नियम कौन बनाती है, भारत की संसद, है ना। अगर राष्ट्रपति के वेतन और पेंशन की बात की जाए, है ना, तो राष्ट्रपति को वेतन और पेंशन देने के लिए भारतीय संसद द्वारा 1951 में राष्ट्रपति वेतन और पेंशन अधिनियम बनाया गया, जिसमें 2008 में संशोधन किया गया, है ना। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति को प्रतिमाह 1,50,000 रुपए मासिक वेतन और 9 लाख रुपए उसे वार्षिक पेंशन क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। क्लियर। तो ये थी राष्ट्रपति की चुनाव विधि। चलिए अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 56 पे, है ना। अनुच्छेद 56 को अगर अपन देखें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि या कार्यकाल का वर्णन किया गया है ना, कि राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी, कितने दिन तक वो पद पर रहेगा, या उसका कार्यकाल कितना होगा, है ना। अगर समानता देखें हम तो राष्ट्रपति का चुनाव चाहे जब हो जाए, है ना, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा या जिस दिन से वो शपथ लेगा, जिस दिन, है ना, या जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है ना, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर क्या करेगा, बना रहेगा, है ना। तो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक। लेकिन अगर समानतः भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है ना, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, है ना, नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, ये व्यवस्था है, ठीक। लेकिन अगर किसी कारणवश, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश, है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, तो यह राष्ट्रपति उस दिन तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति या इसका उत्तराधिकारी आकर पद ग्रहण ना कर ले। क्लियर, ठीक। ध्यान देना, सामान्य परिस्थितियों में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इसका पद रिक्त हो जाएगा,
है ना, संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश नए राष्ट्रपति का चुनाव इस 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले करा पाना संभव नहीं है, तो ये हमारा राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी आकर पद ग्रहण ना कर ले। क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि अगर 5 वर्ष के अंदर चुनाव नहीं करा पाए हम, है ना, तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में किया गया है और अनुच्छेद 62 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर हम नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा पाते हैं तो आगामी 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होगा। अर्थात ये जो पुराना राष्ट्रपति है, अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है तो 6 महीने तक अपने पद पर और बना रहेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनकर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट इसकी पद अवधि की कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, पहला, है ना। ये संविधान में व्यवस्था है कि 5 वर्ष के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी कारणवश नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया तो ये तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। क्लियर? ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, ध्यान देना, है ना, अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो नए राष्ट्रपति, है ना, या कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर चुनाव नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट 6 माह के अंदर आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होगा। क्लियर हुआ? तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई। ठीक। तीसरी चीज, भारत का राष्ट्रपति कभी भी, है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद को रिक्त कर सकता है। देखिए, ये ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना, लेकिन ये त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। दूसरा, ठीक, नेक्स्ट, इसका पद कैसे रिक्त हो सकता है? या पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु हो जाए, है ना, या पद पर रहते हुए इसके विरुद्ध महाभियोग ले आया जाए, है ना, और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इसे पद से अगर हटा दिया जाता है तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष है। क्लियर हुआ? ठीक। 5 वर्ष के अंदर ये नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं करा पाते हैं तो ये तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। और नया राष्ट्रपति कितने दिन में चुनकर आ जाएगा? अनुच्छेद 62 के अनुसार 6 माह के अंदर चुनकर आ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है ना। अगर पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु हो गई तो भी इसका कार्यकाल 5 वर्ष के पहले समाप्त हो जाएगा, है ना। या इसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अगर पद से हटा दिया गया है तो भी 5 वर्ष के पहले इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे पद से हटा दिया गया, है ना, और नए राष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ नहीं है, तो राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के पदत्याग, मृत्यु या अनुपस्थित होने पर या पद से हटाए जाने पर, है ना, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उस समय एट ए टाइम उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्लियर? लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो एक व्यवस्था और है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। क्लियर? तो ये है राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। इसमें बस याद रखना, सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष है, 5 वर्ष के पहले ये तो पद छोड़ सकता है, ये मृत्यु हो सकती है, या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से कार्यकाल बढ़ सकता है एक कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है तो ये तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, है ना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में व्यवस्था है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कराना आवश्यक होगा। तो ये था कार्यकाल। ठीक।
नेक्स्ट अपन देखते हैं अनुच्छेद 57 को। देखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 57 की अगर बात करें, है ना, तो अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, इसका मतलब है ना, कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है या नहीं, इसकी बात करना अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अनुच्छेद 57 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति को पुनः निर्वाचित होने की मनाही नहीं है, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति है वो व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास, है ना, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे अमेरिकी संविधान में देखें तो अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है वो ज्यादा से ज्यादा 1 बार और, यानी 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक बार वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय संविधान में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी के बाद, है ना, भारत में एक परंपरा स्थापित हो गई, है ना, और कभी कभी परंपराएं भी इतनी हार्ड हो जाती हैं, इतनी कठोर हो जाती हैं कि वो कानून का रूप ले लेती हैं, है ना। और भारतीय संविधान में एक परंपरा स्थापित हो गई है कि एक बार निर्वाचित राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ता है। और राजेंद्र प्रसाद के बाद इस परंपरा का लगभग हर एक व्यक्ति ने निर्वहन किया है जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है। तो हम सामान्यतः यही कह सकते हैं कि एक परंपरा की वजह से व्यवस्था हो गई है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन भारतीय संविधान में इस बात की कोई मनाही नहीं है। आप चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, आप पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। फिर अनुच्छेद 58 की अगर बात करें, है ना, तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता बताता है ना, कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। योग्यताएं इतनी सरल हैं कि भारत का एक आम व्यक्ति, सामान्य नागरिक भी राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, यानी भारतीय हो। ठीक, दूसरी योग्यता है उसकी आयु या तो 35 वर्ष हो चुकी हो या 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक, तीसरी योग्यता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी योग्यता है कि वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, उसके पास कोई लाभ का पद ना हो। ये 4 योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, बहुत सिंपल है, सबके पास होंगी। ठीक, भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। ठीक, जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो और आपके पास कोई लाभ का पद ना हो, यानी आप बेरोजगार हो, किसी नौकरी में ना हो। ठीक है, हाँ, लेकिन देखना, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो लाभ का पद होगा, लेकिन अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो वो लाभ का पद नहीं होगा। ठीक, आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो भी ये लाभ का पद नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, या आप संघ में मंत्री हैं, या आप राज्य के राज्यपाल हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या किसी राज्य के मंत्री हैं, इनमें से कुछ भी हो आप, है ना, ये लाभ के पद में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक साधारण से शिक्षक हैं और शिक्षक होते हुए अगर आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप नहीं लड़ सकते हैं। आपको पहले यहाँ से त्याग पत्र देना होगा, है ना, त्याग पत्र देने के बाद आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति हैं तो बिना त्याग पत्र दिए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आप उपराष्ट्रपति हैं तो बिना त्याग पत्र दिए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं या राज्यों के मंत्री हैं, बिना त्याग पत्र दिए आप क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बिल्कुल आसान है, सिंपल। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, है ना, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसके पास लाभ का पद धारण ना करता हो, है ना, यानी उसके पास किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक,
और अगर ये कंडीशन है तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक। बात करते हैं अपन अनुच्छेद 59 की, है ना। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं कि शर्तें क्या होनी चाहिए, है ना। इसमें शर्तों का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, शर्तें हैं, क्या शर्तें होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो पहली शर्त यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है या विधायक है, ठीक है, या कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य है ना, और अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है ना, तो उसे उस सदन की सदस्यता से क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। यानी राष्ट्रपति ना तो संसद की किसी भी सदन का और ना किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। और अगर है, पहले से है, तो फिर त्यागपत्र, राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही उसे उस सदन की सदस्यता से क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त वही, लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। तीसरी शर्त अगर हम देखें तो ये शर्त नहीं है, सुविधा है ना, कि भारत के राष्ट्रपति को जो आधिकारिक आवास है, यानी राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति बनते ही उसे वह आधिकारिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बदले उसे कोई किराया नहीं देना होगा। ठीक, तीसरा देखें, नेक्स्ट देखें, तो राष्ट्रपति को वही वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी जो भारत की संसद निर्धारित करेगी, है ना। और पद पर रहते हुए उसके वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी पद में रहते हुए अलाभकारी का मतलब है कि उसके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये शर्तें हैं। ठीक, सिंपल सी शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है ना, और किसी राज्य की विधानसभा या संसद का सदस्य है, तो उसे सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ठीक, दूसरी, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, तीसरी, उसे राष्ट्रपति भवन मिलेगा, वहां रहना होगा, कोई किराया नहीं देना होगा। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, और इन सुविधाओं में पद में रहते हुए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें अपन अनुच्छेद 60, है ना। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, शपथ। ठीक है, अगर हम शपथ की बात करें, है ना, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सबसे वरिष्ठ, है ना, वो भारत के राष्ट्रपति को क्या करता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक, राष्ट्रपति की जो शपथ है ना, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति की शपथ को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, वो पहला स्टेप है उसका कि वो कहता है मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरा जो लेता है वो लेता है संविधान और विधि, है ना, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परीक्षण करूंगा। ध्यान दीजिएगा, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा। और जो तीसरा स्टेप होता है वो लेता है कि मैं भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य करूंगा। क्लियर? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। शपथ 3 स्टेप है। पहला, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर कार्य करूंगा। ये शपथ है। क्लियर? अनुच्छेद 61 को अगर हम देखें, है ना, तो अनुच्छेद 61 में वर्णन है महाभियोग का। ध्यान दीजिएगा, ये महाभियोग प्रक्रिया का। ठीक, महाभियोग प्रक्रिया है क्या? अनुच्छेद 56 जब पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है ना। 5 वर्ष से पहले 2-3 कंडीशनों में पद रिक्त हो सकता है, या तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, या पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए, या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए, है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है।
है ना। और राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है तो कोई ना कोई आरोप लगाया जाएगा, बिना आरोप के तो हटा नहीं सकते आप, है ना। तो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगता है वो आरोप सिर्फ एक होता है जिसे आप नाम देते हैं संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है तो भारतीय संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक, तो आरोप क्या है? संविधान का उल्लंघन। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी सदन चाहे वो प्रारंभ कर सकता है ना। मान लीजिए लोकसभा प्रारंभ करना चाहती है ना, तो लोकसभा जब महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लोकसभा जब महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करेगी तो महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले, है ना, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त, ध्यान दीजिएगा, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त सूचना, है ना, सूचना 14 दिन महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले 14 दिन पूर्व, है ना, राष्ट्रपति को दी जाएगी। अब समझिए। ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है ना, और संसद का कौन सा सदन लगाना चाहता है? लोकसभा, है ना। तो लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी, है ना, उस कुल सदस्य संख्या की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन होगा, सूचना होगी, है ना। और वह सूचना महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कितने दिन? 14 दिन पहले किसे सूचना दी जाएगी? राष्ट्रपति को, है ना। यानी महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने से 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त सूचना राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी कि आपके विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आने वाला है ना। और 14 दिन बाद लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक, अगर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आया और लोकसभा ने इस प्रस्ताव को 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो पारित होते ही ये प्रस्ताव कहां पहुंच जाएगा? राज्यसभा के पास। ठीक, जब ये प्रस्ताव राज्यसभा के पास पहुंचेगा तो राज्यसभा के पास आते ही यहाँ पर राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में खुद पहुंच सकता है, अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है या अपना कोई वकील भेज सकता है। क्लियर? जब राज्यसभा में राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा तो वो अपना वक्तव्य रखेगा कि मैंने उल्लंघन किया है या नहीं किया है ना। अब राज्यसभा के पास दो कंडीशन है ना। अगर राज्यसभा राष्ट्रपति के वक्तव्य से संतुष्ट हो जाती है और इस महाभियोग प्रस्ताव को, जिसे लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया था, अगर इसे राज्यसभा पारित नहीं करती है तो राष्ट्रपति पद से नहीं हटेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर इसे राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो उसी दिन भारत के राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, है ना। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। संक्षिप्त में समझ लीजिए, है ना, महाभियोग कहलाती है। इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाएंगे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त सूचना महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी। 14 दिन बाद प्रस्ताव आएगा। अगर सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो दूसरे सदन में जाएगा, और अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो राष्ट्रपति महोदय पद से हट जाएंगे। क्लियर? एक चीज कभी कभी क्वेश्चन आया करता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव अगर संसद में चल रहा है तो उसमें कौन कौन वोट करेगा, है ना। तो इसे अनुच्छेद 54 से समझिएगा, थोड़ा सा 54 से लेते हैं अपन। ठीक, कैसे? अनुच्छेद 54 जब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, है ना तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, ना ही राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और ना ही राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में क्या करेंगे? वोट करेंगे। क्लियर? लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव की बात आती है कि महाभियोग प्रस्ताव में कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो महाभियोग प्रस्ताव में लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। इतना याद रखिएगा। ठीक, वोटिंग में निर्वाचित भाग लेते हैं,
है ना, और मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। लेकिन महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। जो भी जानकारी आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।